टी हाफ के क्वेश्चन कराया टी हाफ के क्वेश्चन सर इस क्वेश्चन में कैसे होगा? इसी मेथड से लगाया गया था। ये सब क्वेश्चन में तब हम लोग एक ईमेल वो डेंसिटी मान के लगाएंगे तब ये सारे का सारा तीसरा सही होना चाहिए। ये सर ये भी भाई दूसरा ही सही मारा है। ये क्वेश्चन क्लास में कराया भी गया है और नोट्स में भी यही है सेम क्वेश्चन, लेकिन हम पूछ रहे सर कि ये क्यों नहीं होगा? वॉल्यूम नहीं देते, वाटर का वॉल्यूम नहीं लेंगे, गैस के लिए है ना वो चीज गैस के लिए है। 22 में 4 लीटर जो गैस का आयतन लिक्विड का थोड़े होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या, पहले आप फिर जानेंगे कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग कार्बन डेटिंग फॉर डिटर्मिनेशन of age of fossil or old wood. एज ऑफ फॉसिल और ओल्ड वुड, तो पुरानी लकड़ियों के या जो जीवाश्म हैं उनकी एज डिटरमाइन किया जाता है कार्बन डेटिंग से। तो ध्यान दो बेटा, नेचर में N14 पाया जाता है। नेचर में क्या पाया जाता है? N14। तो ये 7N14 है। यहां पर कॉस्मिक रेज होती हैं। कॉस्मिक रेज से बदल जाता है 6C14 में, और यहां पर +1 बीटा नहीं पॉजिट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है? पॉजिट्रॉन। तो +1 E0 लिखते हैं इसको। पॉजिट्रॉन को क्या लिखते हैं? +1 E0, इसको कहेंगे पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है इसको आप एंटी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो भैया? एंटी इलेक्ट्रॉन या एंटी बीटा पार्टिकल। आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे फिजिक्स में, वहां पर देखेंगे कि बीटा पार्टिकल निकलने से एटॉमिक मास में 1 यूनिट इंक्रीजमेंट होता है। बीटा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक मास में क्या होता है? 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट, जबकि मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता। पॉजिट्रॉन के निकलने से बेटा 1 यूनिट एटॉमिक नंबर में डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये डिक्रीज कर गया। अब यहां पर ध्यान देना, ये ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया तो CO2 गैस बन गया, लेकिन यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर मास 14 है। होता कितना है? 12। अब ये फोटोसिंथेसिस में भाग लेगा। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में भाग लेगा तो किसमें बदल जाएगा? स्टार्च में। किसमें बदल जाएगा बेटा? कहां पर है स्टार्च? प्लांट में। स्टार्च कहां बन रहा है? फोटोसिंथेसिस कहां हो रही है? प्लांट में। तो ये स्टार्च बन गया, कहां पे बन गया? प्लांट में। और ये ध्यान देना, ये स्टार्च या जो मतलब प्लांट का जो स्टार्च है या प्लांट खुद ही एनिमल के द्वारा खा लिया गया। किसने खा लिया भैया? एनिमल ने।
अब ये जो एनिमल है आपका या ये प्लांट है, दोनों की डेथ हो सकती है, डाइड एंड बरीड, डाइड एंड बरीड, मरे और दफन हो गए। तो वास्तव में जब प्राकृतिक प्रकोप वगैरह आते हैं तो उसमें बहुत सारे जानवर, आदमी, पेड़ पौधे सब दब जाते हैं, बहुत दिन तक वैसे पड़े रहते हैं। वही किसमें बदल जाते हैं? फॉसिल में। किसमें बदल जाते हैं? फॉसिल में, जिसको आप जीवाश्म कहते हैं। तो जब तक ये जीवित थे तब तक तो ये C14 प्लांट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू और एनिमल में उनका स्टार्च ले लिया जा रहा था। तो प्लांट और एनिमल दोनों में पहुंच रहा था। तो इधर पहुंच रहा है, उधर टूट रहा है, बात बराबर चल रही है। लेकिन जब वो मर गए तब तो पहुंचना बंद हो गया ना, कि तब भी खाएंगे, भोजन बंद या फोटोसिंथेसिस बंद। तो इसका मतलब अब C14 उनके अंदर नहीं पहुंच रहा है। लेकिन जो C14 रहा होगा और रेडियो एक्टिव है, वो टूट रहा है। जो पहले रहा होगा वो क्या है? टूट रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? कंसंट्रेशन घटेगा। कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा? डिक्रीज करेगा। किसका? C14 का। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि एज हम लोग कैसे पता करेंगे, तो जो आप फार्मूला जानते हो वही फार्मूला बोलोगे। अच्छा, एक चीज, तो यहां पर एज कैसे पता करने वाले हो? यहां पर लिखोगे टाइम 2.303 अपॉन लैम्डा log C14 in new wood इनिशियल कंसंट्रेशन ना, C14 in old wood or fossil। फॉसिल, या ध्यान देना बेटा, यहां पर आर करके आप लिख रहे हो, आर करके आप लिख रहे हो काउंट रेट इन न्यू वुड। ये यहां पर लिख रहे हो काउंट रेट इन ओल्ड वुड। व्हाट इज काउंट रेट? जैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन का रेट देखते हैं बेटा, तो यहां पर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डिवाइड बाय टाइम टेकन लेते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो यहां पर जब रेडियो एक्टिव रिएक्शन का रेट डिटरमाइन किया जाता है तो चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं देखा जाता कि कितने टाइम में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ। वहां अल्फा बीटा पार्टिकल को काउंट करते हैं और काउंट किया जाता है सिंटिलेशन चैम्बर में। कहां काउंट किया जाता है? सिंटिलेशन चैम्बर में काउंट किया जाता है। तो अब ध्यान देना, और अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते कैसे हैं? न्यूक्लियस के टूटने से निकलते हैं। तो अगर ज्यादा अल्फा बीटा पार्टिकल मिल रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा न्यूक्लियस टूट रहा है। तो ज्यादा न्यूक्लियस टूट रहा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। और कम अल्फा बीटा पार्टिकल मिल रहे हैं, इसका मतलब कम न्यूक्लियस टूट रहा है, तो अल्फा बीटा पार्टिकल क्या होगा? कम होगा, काउंट रेट कम होगा। तो उसी काउंट रेट को यहां पर हम लोग क्या बोल देते हैं? कंसंट्रेशन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कंसंट्रेशन। तो ये फार्मूला बेटा लिख लीजिएगा। ये इस फार्मूले से हम लोग क्या करने वाले हैं? फॉसिल का एज डिटरमाइन करेंगे। एक क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिएगा इन आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातत्व, स्टडी ऑफ एन वुड, ब्रैकेट में चाहे तो फॉसिल कर सकते हैं,
काउंट रेट ऑफ कार्बन या काउंट रेट ऑफ C14 is found to 116th to that of its living plant. मान लो हमें सपोज करो एक लकड़ी मिली, पता चला है नीम की लकड़ी है, ठीक है। तो आज उसका जो जीवित पौधा उसका मान लो 10 ग्राम हम लोग ले लिए और 10 ग्राम फॉसिल ले लिए। अब 10 ग्राम लिविंग प्लांट में देख रहे हैं काउंट रेट क्या है और 10 ग्राम फॉसिल में देख रहे हैं काउंट रेट क्या है, ठीक है। तो जो लिविंग प्लांट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, जो फॉसिल है वो क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है बस, दैट ऑफ इट्स लिविंग प्लांट। इफ T half of C14 is 5770 year, find age of fossil। फाइंड एज ऑफ फॉसिल। तो यहां पर ध्यान दो, एज ऑफ फॉसिल फाइंड करना है। तो यहां पर T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन T हाफ। तो यहां पर 0.693 अपॉन 5770 इतना हो जाएगा। बात सुना ना भैया। अब यहां पर आप फार्मूला लिखोगे जो, वो ध्यान दो क्या लिख रहे हो। यहां पर T 2.303 0.693 यहां पर 5770, यहां पर लाख बोलो बेटा 1/116। तो यहां पर 2.303 0.693 5770, यहां पर लाख कितना आ जाएगा 16। तो यहां पर 2.303 0.693 5770 log 2 power 4। ये आपको रेडियो एक्टिविटी में पढ़ने को मिलेगा। कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, समझ रहे हो ना। जैसे हमने कार्बन की हाफ लाइफ टाइम बताया 5770 ईयर, तो उसका केवल हाफ लाइफ टाइम कार्बन का पूछना है, ठीक है। तो सबका तो नहीं पूछते, लेकिन कुछ विशेष एलिमेंट का पूछ सकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो यहां पर देखा जाए इसका और इसका मल्टीपल आपको कई बार बताया गया है किसके बराबर होगा। तो 5770 इंटू 4 इतना ईयर हो जाएगा। तो 4 0 4 7 28 4 7 28 2 30 4 5 20 3 23 इतना ईयर, ये इतना ईयर आपके फॉसिल की एज है, इतना ईयर आपके फॉसिल की एज है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। आगे चल रहे हैं।
रिमूव करें भैया, चलो रिमूव कर रहे हैं। आगे लिखेगा यूरेनियम लेड डेटिंग। इस पर कौन हाथ होत रगड़ा है? हा? क्या भैया? कौन? नहीं बोर्ड गंदा मत करो बेटा, है ना, वो बेकार हो जाता धीरे धीरे। बोर्ड को हाथ से मत टच करिए, फिर हाल है ना, वो स्किन उसकी गड़बड़ हो जाती है, फिर वो चलने में ठीक नहीं लगता फिर ना? क्या बोल रहे थे? क्वेश्चन नहीं, यूरेनियम लेड डेटिंग। यहाँ पर कोई नया फार्मूला नहीं, फार्मूला तो यही है, चूंकि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, फार्मूला तो अपना वही है। लेकिन समझिए, अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर हम लोग फिर से क्या लिखेंगे? T = 2.303 अपॉन लैम्डा log n नॉट u इनिशियल। ये इनिशियल, यहां पर NT U238, यहां पर फाइनल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने T लिख दिया ना, यहां पर फाइनल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने T लिख दिया। अच्छा, यूरेनियम लेड डेटिंग का यूज कहां पे करते हैं? अर्थ का एज डिटरमाइन करने में, किसी पहाड़ का एज डिटरमाइन करने में, किसी पत्थर के टुकड़े का एज डिटरमाइन करने में, ठीक है? तो यूज्ड इन डिटरमाइनिंग एज, आप बोलो बेटा, अर्थ, रॉक, माउंटेन etc। इन सबका एज डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, अब बताओ, जैसे मैं पृथ्वी की एज डिटरमाइन करना है, या किसी अर्थ मतलब अर्थ हो ही गया, पत्थर के टुकड़े के एज डिटरमाइन करना है, पहाड़ के एज डिटरमाइन करना है, तो अब उसमें हम लोग ये कैसे देखेंगे कि यूरेनियम पहले कितना था? आज तो मान लो पता कर लिया जाए, थोड़ा सैंपल ले लिया जाए, देखा जाए आज यूरेनियम कितना, लेकिन उसी सैंपल में जब कभी बना रहा होगा तब कितना यूरेनियम रहा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ध्यान देना, आप लोग जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो वहां पर ये सीरीज पढ़ते हैं, डिसइंटीग्रेशन सीरीज, तो 4 सीरीज होती है उसमें, यूरेनियम सीरीज, लेड सीरीज, थोरियम सीरीज, ऐसे ऐसे होता है, एक्टिनियम सीरीज, ठीक है, नेपच्यूनियम सीरीज, तो 4 सीरीज होती है। या इसको 4n सीरीज, 4n+1, 4n+2, 4n+3 सीरीज कहते हैं। तो जो 4n+1 सीरीज है यही नेचुरल नहीं है, बाकी सभी नेचुरल सीरीज हैं। वो सारी चीजें आपको जब सर रेडियो एक्टिविटी पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे। पहले चैप्टर केमिस्ट्री में हुआ करता था, अब ये फिजिक्स में चला गया है, तो केमिस्ट्री वाला टीचर्स को पढ़ाता नहीं है। हाँ, क्या नहीं पढ़ाए? अरे तो पढ़ाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे ना फिर। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स में होगा ना। अब हम देखिए, फिजिक्स में इतना मुझे मालूम, इनिशियल में, लास्ट में नहीं मालूम है, मॉडर्न फिजिक्स में जहां तक है, ठीक है, जहां पे होगा मॉडर्न फिजिक्स में होगा। तो देखना बेटा, इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बताना बस केवल चाह रहे थे कि यहां पर ध्यान दो,
ये यूरेनियम 238 है, ये टूटते 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 लेड 206 में बदलेगा। कहां बदलेगा? लेड 206 में बदलेगा। ठीक है, तो ध्यान दो, एक यूरेनियम से एक लेड बनेगा। एक यूरेनियम से क्या बनेगा? एक लेड बनेगा। तो आज मान लो अगर 10 लेड मिल जाए किसी सैंपल में, मान लो मेरे को सैंपल हमने लिया, इसमें 10 लेड के एटम हैं और 5 यूरेनियम के एटम हैं, तो इसका मतलब आज जो लेड के एटम है वो पहले कभी क्या रहे होंगे? यूरेनियम। पहले वो कभी क्या रहे होंगे? यूरेनियम। चूंकि लेड किसके टूटने से बना है? यूरेनियम के टूटने से बना है। तो आज जो लेड बना है वो कभी यूरेनियम रहा होगा। तो अगर 10 एटम लेड के हैं और 5 यूरेनियम के हैं, इसका मतलब पहले जब वो बना रहा होगा तो उसमें कितने यूरेनियम थे? 15, जिसमें से 10 टूट चुके हैं और 5 अभी बचा हुआ है। तो इसका मतलब अगर न्यू यहां पर इनिशियल पूछा जाए तो यू एन नॉट यू 238 अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे? यूरेनियम 238 प्लस लेड। ये ध्यान दो, अब ये ऐसे है, ये लेड 206 है। ठीक है, और ये इनिशियल हो गया, और यू यहां पर एन टी टाइम के बाद U238 कितना है जो आज है? U238 के बराबर है। बात है ना? अब इस वैल्यू को यहां पर रख दिया जाए तो यहां पर क्या लिखोगे? T यहां पर 2.303 अपान, बोलो आप बेटा, लैम्डा लॉग, बोलो भैया, U238 प्लस लेड 206 और यहां पर अपान U238, तो ये U कैंसिल हो जाएगा। 2.303 अपान लैम्डा लॉग, यहां पर ये कैंसिल, इसको ध्यान दो, जैसे ऐसे है, A प्लस बी अगर है अपान ए है तो A अपान ए प्लस क्या लिख सकते हो? B अपान ए लिख सकते हो ना। तो ये A कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस बी अपान ए। तो वही चीज यहां डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, तो यहां पर क्या लिख देंगे? 1 प्लस लेड 206 अपान कितना बेटा? U238। ये फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले से हम लोग एज डिटरमाइन करेंगे। अब यहां पर जब ये लेड 200 यूरेनियम 238 लेड 206 में बदला तो कितने अल्फा बीटा पार्टिकल निकले, ये भी पूछा जाता आपसे, बता लेंगे? पहले तो ये जान लो, जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर में 4 की और एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी होती है, और बीटा पार्टिकल निकलने से मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता। हाँ, एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ जाता है। एटॉमिक नंबर 1 क्या होता है? बढ़ जाता है। बात सुना ना? तो बीटा पार्टिकल निकलने से एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। समझ गया? तो चलो पहले क्वेश्चन करा दें, अभी बता देते हैं फार्मूला भी आपको। इसको रिमूव करें क्या? चलो थोड़ा जल्दी आज
चलो बेटा आगे, चलो क्वेश्चन लिखो पहले। क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर, पहला क्वेश्चन। In a fossil, in a rock, 2.38 gram uranium 238 and 2.06 gram lead 206 are found. If T half of uranium 238 इज कितना बेटा 4.5 इंटू 10 पावर 9 ईयर। ये सब बुक में बने हुए क्वेश्चन है जो करा रहे हैं आपको, रफ डाटा नहीं दे रहे हैं, मतलब हाइपोथेटिकल डाटा दे रहे हैं, ठीक है। फाइंड, बोलो, एज ऑफ रॉक, फाइंड एज ऑफ रॉक, फाइंड एज ऑफ रॉक। चलो बेटा, तो क्वेश्चन यहां पर पहले समझिएगा, एन यूरेनियम इक्वल टू W अपान AW, तो कितना बेटा 2.38 अपान 238 मतलब 0.01, एन लेड W अपान AW कितना बेटा 2.06 0.01, ठीक है। चले आगे, अब देखा जाए T इक्वल टू, अच्छा अभी लैम्डा नहीं लिखा गया, लैम्डा क्या होगा बेटा, लैम्डा इक्वल टू 0.693 अपान T हाफ, कितना भैया 0.693, T हाफ कितना हो जाएगा बेटा 4.5 इंटू 10 पावर 9। अब क्या लिखोगे, T इक्वल टू 2.303 अपान लैम्डा लॉग 1 प्लस यूरेनियम, सॉरी लेड था ना यहाँ पे, लेड 206 और यहाँ पर यूरेनियम 238। थोड़ा सा फार्मूले में अगर चाहो तो सुधार कर लो, सुधार करने का मतलब इसको अगर ऐसे लिख दोगे तो फार्मूला तो सही है लेकिन कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन कैसे होगा, जैसे हम सॉल्व करना शुरू किए तो आप लोगों ने ये पूछा नहीं कि आपने एन क्यों निकालने, होश तो आपको समझ रही हो, या अभी आप यहाँ पर मास दिया गया था ना, तो आप ये नहीं पूछे कि हम मास डायरेक्टली क्यों नहीं लिख रहे हैं, आप नहीं पूछे ना, तो ये इसका दो कारण है, या तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो और या तो आप जानते हो, ये दो कारण हो सकता है ना, या तो आप जानते हो कहां से ठीक कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, और या तो आप हम जो कर रहे हैं कि ठीक कैसे होगा, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो फिर दिक्कत करेगा, जैसे आप पूछ भी नहीं रहे हो हमसे। चूंकि ध्यान दो, तो यहां पर हम लोग फार्मूले में एन नॉट अपान एन टी, कैपिटल एन नॉट अपान एन टी लिखते थे, और एन नॉट अपान एन टी, एन नॉट क्या था, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, एन टी क्या था, फाइनल नंबर ऑफ एटम्स, तो मास नहीं था वो, एटम के नंबर थे। तो एटम के नंबर हमें कैसे पता चलेंगे, मोल से, एटम के नंबर हमें कैसे पता चलेंगे, मोल से। यही सारी चीज बारीकियां हैं जो हमें ध्यान देना होता है, तो हम छाप देंगे, आप भी छाप लोगे, लेकिन बाद में अगर इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर यहाँ पे आके फंस जाओगे, करे यहाँ पर तो मास दिया गया है, या फिर हम कैसे समझें कि इसको बदलें, तो वो वहां पर हम एटम्स की संख्या लिख रहे हैं। एटम क्यों लिख रहे हैं, चूंकि एटम में न्यूक्लियस होगा, या इनडायरेक्टली कहो न्यूक्लियस की संख्या लिख रहे हैं, न्यूक्लियस टूट रहे हैं ना, तो इनिशियली कितने न्यूक्लियस थे, फाइनली कितने न्यूक्लियस हैं। तो इसको समझने के लिए ज्यादा बेटर होगा कि यहाँ पर ये जो फार्मूला लिख रहे हो यहाँ पर एन कर लो, क्या कर लो बेटा, एन, तो एन का मतलब मोल आप कर लोगे, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, बात समझ ना।
तो ये चीज हो जाएगा। तो यहाँ पर 2.303, यहाँ पर कितना बेटा 0.693, यहाँ पर कितना 4.5 इंटू 10⁻9, यहाँ पर क्या भैया log 1 प्लस 0.01 अपॉन 0.01, ये log 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर ये इन दोनों का मल्टीपल इसके बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर अल्फा बीटा पार्टिकल बताए तो जाएगा, लेकिन देख लो अभी थोड़ा नाम लिए थे तो अल्फा कैसे निकालोगे? m1 माइनस m2/4, जैसे वहां पर कितना था 238 था ना, माइनस कितना था 206 अपॉन कितना बेटा 4, तो 32 इक्वल टू कितना माइनस सॉरी 32/4, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। अब बीटा के लिए भी फार्मूला देख लो, फार्मूला खुद बनाओ, फार्मूला ऐसा थोड़े है, इधर देखो खुद फार्मूला बनाओ। जैसे हमने कहा, ये ध्यान दो, इधर देखना, आप खुद बताना। आपको बताया गया कि एक बीटा निकलने से एटॉमिक नंबर 1 बढ़ेगा और अल्फा निकलने से 2 घटेगा। तो यहां पर ध्यान दो, ये था क्या, यहां पर यूरेनियम कितना था 92 होता है ना, और यहां पर कितना होता है बेटा 238, ये कितना हो गया लेड 206 हो गया, और ये कितना 82 हो गया। अब ध्यान देना कितने बीटा निकले हैं अल्फा 8 निकले ना, तो 8 दूनी 16 की कमी होना चाहिए था, तो 16 घटा दो, इससे कितना हुआ भाई 16 घटाओ इससे तो कितना आएगा, 92 से 16 घटाओगे 76 आएगा ना, और है कितना 82, तो 76 और 82 का डिफरेंस ले लो, 6 अल्फा निकला है, बीटा क्या निकला है 6 बीटा निकला है। तो इसको कैसे किया जाए, इसको ऐसे किया जाए, ये क्या है Z1 कहते हैं, इसको क्या कर रहे हैं Z1, और इसको क्या कर रहे हैं Z2। तो फार्मूला हम खुद बना रहे हैं, ये फार्मूला कहीं बना है या नहीं हमें मालूम नहीं है। Z2 यहां पर अल्फा इंटू 2 माइनस Z1 नंबर ऑफ बीटा। देखो सॉल्व करके इससे आएगा या नहीं आएगा, देख लो, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो Z2 कितना है 82 प्लस 2 इंटू अल्फा कितना है भैया 8 माइनस Z1 कितना है 92, सॉल्व करके देखो, 8 दूनी 16, 98 इंटू 92 कितना आ गया 6 आ गया ना। बस ये फार्मूला आप रटो नहीं, बनाओ, खुद बनाओ, ठीक है। तो ध्यान देना, ऐसे इधर ध्यान देना, अभी जो है ठीक है कितना है 82, उसमें आप अल्फा का 2 गुना कर दो, करके जोड़ दो, इतना होना चाहिए, ठीक है। तो
तो इस तरह से आपको अल्फा मतलब बीटा के मिल जाएंगे और यहाँ से अल्फा के मिल जाएंगे। चलो ठीक है, रिमूव करें, ठीक बेटा। चलो आगे, यहाँ पर अगला हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ, मतलब इंटीग्रेशन रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इफ प्रेशर इज गिवन। लिख लेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इफ प्रेशर इज गिवन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ प्रेशर इज गिवन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ प्रेशर इज गिवन। तो अगर प्रेशर दिया गया है तब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा? ठीक, तो चला जाए, चलो बेटा यहां पर ध्यान दो। कुछ कहानी नहीं लिखा है, बस डायरेक्ट आपको समझाते चल रहे हैं। यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां पर एक रिएक्शन है A इक्वल टू V प्लस C। एक रिएक्शन है A इक्वल टू V प्लस C, हो गया। यहां पर मान लो ये इनिशियल प्रेशर P नॉट है, तो शुरुआत में तो 0 होगा, शुरुआत में क्या होगा? 0। अब जब रिएक्शन होगा, ध्यान देना बेटा, रिएक्शन होगा, अच्छा प्रेशर होता कैसे, प्रेशर डेवलप कैसे होता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, तो आपस में कोलाइड करेंगे प्लस जो कंटेनर है उसके वॉल से कोलाइड करेंगे, इसी कोलिजन के कारण प्रेशर होगा। तो जब रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। कुछ मॉलिक्यूल इधर चले जाएंगे ना टूट के, तो संख्या कम हो गई कि नहीं हो गई? तो जब संख्या कम हो गई इसका मतलब कोलिजन कम हो गया, प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। और वैसे भी जानते हो कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, इसका मतलब प्रेशर घटेगा। तो प्रेशर में कमी कितना की आई ये देखा जाए, तो मान लो प्रेशर में कमी P की आई, स्मॉल p की, तो जब ये एक टूटता है तो ये एक बनता है, ये एक बनता है, मतलब जितना इसके कारण कमी होगी इधर प्रोडक्ट साइड में, उतना इसके कारण क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो ये क्या है? इनिशियल है, और ये क्या बेटा? एट टाइम या आफ्टर टाइम t है नहीं? अच्छा, थोड़ी देर पहले जब आपने पीछे पढ़ा था तो यहाँ स्मॉल a, यहाँ पर a माइनस x लिखा करते थे ना। अच्छा, यहाँ पर हम PT लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बेटा? PT, टोटल प्रेशर। टूटने के बाद टोटल प्रेशर क्या है? तो जोड़ लो सबको, क्या है? तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो PT इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? P नॉट प्लस P। तो स्मॉल p बराबर क्या हो जाएगा? PT माइनस P नॉट, सही है ना? तो स्मॉल p बराबर क्या हो जाएगा? PT माइनस P नॉट। अच्छा, अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर स्मॉल p बराबर, तो इसको हम लोग यहां पर ध्यान दो, यहां पर t इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्डा या k लिख रहे हैं, रेट कांस्टेंट k, ये k है। यहां पर लॉग हम लोग जो जानते हैं p इनिशियल, यहां पर p इनिशियल माइनस स्मॉल p, ये तो a माइनस x यही पढ़ते आए हैं, तो बस वही फार्मूला रख दिए हम लोग। अब यहां पर स्मॉल p की वैल्यू रख लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन बोलना बेटा k लॉग, बोलना भैया P नॉट, यहां पर P नॉट, सॉरी ये P नॉट यहां पर क्या लिखोगे? माइनस PT माइनस P नॉट, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2.303 अपॉन k लॉग P नॉट, यहां पर P नॉट माइनस
2p0 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बेटा, pt। ये फार्मूला हो जाएगा, यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा किसके लिए फार्मूला भैया, प्रेशर के लिए फार्मूला, मतलब अगर प्रेशर दिया है तो फार्मूला हो जाएगा। तो क्या यही फार्मूला हमेशा होगा? आपका आंसर होगा नहीं, आपका आंसर होगा नहीं। तो फिर कैसे जानोगे, क्या करेंगे आप, यहां से सीखो क्या करेंगे। यहां पे मान लो प्लस सी भी होता, डी, यहां पर क्या होता, प्लस डी, आप समझ रहे हैं ना। तो डी होता तो यहां पर एक पी और होता कि नहीं होता, अब यहां पर एक पी और होता तो यहां पर एक पी और होता, मतलब ये क्या हो जाता, 2p। तो अब p बराबर क्या हो जाता, ये बाई क्या हो जाता, 2 हो जाता ना। तो अब यहां पर रहने ना, ये फार्मूला तो यही लिखेंगे। अब ये स्मॉल p की वैल्यू बदलेगी, स्मॉल p की वैल्यू। अब यहां पर अगर हम इस रिएक्शन के लिए लिखें तो जहां पर स्मॉल p लिखे हो वहां पर pt माइनस p0 बाई क्या करते, 2 करते, तब उसको सॉल्व करते, तब कोई एक फार्मूला बनता। बात समझ ना। तो ये एकदम ये समझ लीजिएगा कि आप सोच रहे हो कि सबके लिए यही इक्वेशन बनेगा, तो नहीं बनेगा। हम लोग यहां से डेरिवेट करेंगे और इसी तरीके से डेरिवेट करेंगे, तब देखेंगे क्या बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी, सबके लिए कहां तक डेरिवेट करेंगे, ये सोच रहे हैं ना। तो ये मान लो कि मोस्ट प्रोबेबली आपसे वही पूछा जाएगा जहां पर एक टूटे और 2 बने। बात समझ आ रही है, मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वही पूछे जाएंगे, अगर बहुत किस्मत खराब नहीं हुई तो, कि एक टूटेगा और 2 बनेगा। अगर ऐसा है तो फिर इक्वेशन यही बनेगा, चाहे जो हो, चाहे उसमें ए को तोड़ के बी सी बनाओ, चाहे बी को तोड़ के सी डी बनाओ, तब इक्वेशन यही होगा। आप देख लीजिएगा आपकी बुक में जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए गए होंगे उसमें एक टूट रहा है, 2 बन रहा है। बात समझ में? तो एक टूट रहा है, 2 बन रहा है, अगर ऐसा है तो फिर यही होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको बता दिए कि आप डेरिवेट करके यहां पर पहले तो ये पी नॉट माइनस अपॉन पी नॉट माइनस पी होगा, और यहां से पीटी से आप क्या करेंगे, स्मॉल पी की वैल्यू निकाल लेंगे, और स्मॉल पी की जब वैल्यू निकाल लेंगे तो उस स्मॉल पी की वैल्यू को आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि इक्वेशन क्या बन रहा है। ठीक है, आपके बुक में 1-2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक तो हमें याद आ रहा है, पहले उसको करा दें, फिर दूसरा सोच रहे हैं मिटाएं इसको। चलो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये हैं, डिसोसिएशन ऑफ SO2 occur as follow। SO2Cl2 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिल सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। डिसोसिएशन ऑफ SOCl2 occur as follow। From following data, फ्रॉम हटा दो, फॉलो एंड कर दो, एंड फॉलोइंग डाटा इज गिवन। शायद 100 है, हाँ 5 से लाए बुक।
तो बढ़िया किए हो। इफ टोटल प्रेशर क्या लास्ट लाइन क्या लिखी है? 0.658। हाँ, इफ टोटल प्रेशर is 0.65 atmosphere, find rate of reaction. ये पीटी है और ये फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है। हो गया बेटा? चला आगे भैया, रिमूव आगे ऊपर करना है इसको। चलो अब ध्यान देना, ये डाटा दिया गया है, इधर देखना, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं रेट कांस्टेंट 2.303 अपॉन टी, लॉग यहां पर पी नॉट 2 P0 माइनस PT, ये फार्मूला लिख रहे हैं। कैसे आप सोच रहे हो कि कैसे लिखे? चूंकि SO2 Cl2 टूट रहा है और SO2 बन रहा है, Cl2 बन रहा है, तो एक टूटा और दो बना। ठीक है, एक टूटा SO2 Cl2 टूटा और तो कुछ था नहीं, तो एक टूटा और दो बना, इसका मतलब इक्वेशन तो ही होगा। अब ध्यान देना बेटा, एक और चीज, यहां पर जब भी कोई ऐसा चार्ट दिया रहेगा और ये फार्मूला आपको यूज करना है तो ध्यान रखिएगा जीरो जरूर दिया रहेगा, टाइम वहां पर जीरो जरूर रहेगा, टाइम जीरो जरूर रहेगा। और जो जीरो वाला टाइम मतलब जीरो टाइम पे है, इसका मतलब वो इनिशियल है, पी नॉट है, पी नॉट या ए नॉट जो भी है, जरूर नहीं कि हमेशा प्रेशर ही हो, कंसंट्रेशन भी अगर है तो जीरो वाला आप क्या रखेंगे? पी नॉट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2.303 यहां पर टी टाइम। अब यहां पर टाइम की जगह पर जीरो तो आप लिख नहीं सकते, मतलब ये तो लिखोगे नहीं, तो और जो टाइम दिया है उसको लिखो। तो दूसरा टाइम क्या दिया है? 100, तो 100 लिख लिया हम लोगों ने। लॉग यहां पर पी नॉट कितना? जीरो वाला, और यहां पर 2 इंटू पी नॉट 0.5, पीटी क्या लिखोगे? अब पीटी पे देखना बेटा, इधर ध्यान दो, जो टाइम लिखे हो उस टाइम पर जो प्रेशर है वो पीटी है। जो यहां पर टाइम जो लिखे, मान लो एक और एक्सपेरिमेंट दिया होता, मान लो तीसरा दिया होता, मान लो यहां पर तीसरा दिया होता, यहां पर 200 दिया होता, यहां पर मान लो 1.2 दिया होता। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं? यहां पर 200 रखते, तब यहां पर 1.2 रखते हैं, तो जो टाइम रखोगे उसका। ठीक है, तो यहां पर क्या रख दिया जाए? 0.6, यहां पर 2.303 अपॉन 10 100, लॉग भैया 0.5, यहां पर 1 माइनस 0.6 0.4 आ जाएगा, 2.303 अपॉन 100, लॉग 1.25 आ जाएगा फाइनली। और 1.25 लॉग देखना आप लोग जानते हैं नहीं जानते? सभी लोग कैसे देख के बताओ, बुक लो वैल्यू तो कौन बोला जानते हैं? लो बुक लो, बताओ कौन बताएगा? अरे भैया अपनी कमी छुपा कहाँ रहे, इतनी देर में तुम बताए होते कुछ, तो वही तो पूछ रहे, जानते हो तो ठीक है, टाइम क्यों पास करें, नहीं जानते हो तो समझा दें कैसे देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, ये ध्यान दो, सभी लोग ध्यान से देखो, ये लॉग टेबल यहां पे दिया गया है,
इधर देखना, अभी हम वैल्यू लिख दे रहे हैं, पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, फिर अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो लॉग यहां पर टेबल दिया गया है, ये देखें, यहां पर 10 से शुरू हुआ है, 10 से शुरू हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहां से 2 अंक ले लेंगे, ये 2 अंक 12 के आगे, ये जैसे 10 दिया ना, यहां पर 10 दिया है, फिर 11 दिया है, फिर 12 दिया है, ऐसे करके 100 तक दिया होगा। और यहां इस साइड में देखेंगे, एक 0 से लेकर 9 तक, फिर 0 से लेकर 9 तक। हमारी बात सुन रहे ना, इधर ऊपर देखें तो 0 से लेकर 9 तक, 9 तक ही है, हाँ। इधर फिर 1 से लेकर 9 तक, बात है ना। तो अब यहां पर क्या करेंगे, 12 के सामने और इधर 5 के नीचे, 12 के बाद 5 लिखा है ना, तो 5 के नीचे देखेंगे क्या लिखा है। तो जैसे हम देखें, ये 12, देखो इधर यहाँ 12 है, ये 0 1 2 3 4, ये 5 के नीचे लिखा है 0969। क्या लिखा है, 0969। तो यहां पर हम लिख रहे हैं 2.303, यहां पर 100, और यहां पर कितना बेटा 0969, ये लिखा गया है, दशमलव नहीं लगाया गया है। हम 4 अंक के पहले यहां दशमलव लगाएंगे। हो सकता है कि 0 ना लिखा होता, केवल 969 लिखा होता, तो 0 बढ़ा के हम क्या करते, दशमलव लगा लेते। बस समझ गए ना, 0 बढ़ा के हम लोग क्या करते, दशमलव लगा लेते हैं। मतलब 4 अंक होना चाहिए उसमें। अगर 3 ही दिया गया तो चौथा हम 0 पहले करेंगे, बाद में नहीं, पहले 0 करके फिर क्या करेंगे, वहां दशमलव लगा लेंगे। क्लियर हो गया। अब मान लो जैसे सपोज करो यहां पर 18.1.835 दिया है, तो हम लोग 18 के आगे देखेंगे, 3 के नीचे देखेंगे। ये 2 बार दिया गया ना, एक मतलब 0 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर 9 तक, तो पहले 3 के नीचे देखेंगे। तो जब 3 के नीचे देखेंगे तो उसमें 4 डिजिट मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 4। जैसे हम बता रहे हैं, 18 के आगे और 3 के नीचे यहां पर दिया गया है 26-25। कितना दिया गया है, 26-25 दिया गया है, ये दिया गया है। उसके बाद फिर 5 के नीचे, अब इधर ध्यान दो, ऐसे ऐसे बना हुआ ना, ऐसे यहां पर 0 से लेकर 9 तक, फिर यहां पर 1 से लेकर फिर 9 तक। तो पहली बार ये 3 वाला जो है, इधर जो 3 था यहां पर इसके नीचे देखा गया, और दूसरी बार इस कॉलम में आएंगे। मतलब इसके बाद अगर है, 3 के बाद भी अगर है, तो फिर यहां पर जो 5 होगा इसके नीचे देखेंगे। तो वहां पर जो इधर वाला है, इस वाले क्रम में 2 ही डिजिट होगी। तो जैसे 2 डिजिट हम क्या देख रहे हैं, 5 के नीचे देख रहे हैं, 18 के आगे 1 या 2 डिजिट हो सकता है। इसमें 5 के नीचे 11 लिखा है। क्या लिखा है, 11। तो यहां पर तो 6 अंक के बाद दशमलव लगा, 4 अंक के बाद लगाना है ना, तो 4 अंक के बाद यहां दशमलव लगा दिए हम, और यहां पर 11 लिख दिए इधर से, ये 0 यहां पर भी 4 अंक कर लिए। अब इसको जोड़ दो, तो 5 1 6 2 1 3, यहां पर 6, यहां पर 2, ये वैल्यू है इसकी, 1.835 की ये वैल्यू है। बस समझ गए ना। अब तो लॉग देख लोगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लॉग देखते हैं। अब आप कहोगे सॉल्व करेंगे क्या, में तो दिया रहेगा, मैं देखने क्या जरूरत है। हाँ, वहां तो दिया रहेगा, वहां तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप घर पे पढ़ रहे हो ना, कोई क्वेश्चन आप यहां तक सॉल्व कर ले गए, अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहां तक आपने इस क्वेश्चन घर पे बना रहे हो, इसके बाद आप क्या करोगे, अब यहीं रुक जाओगे, कैसे देखोगे कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि एग्जाम में इसकी वैल्यू दी होगी 1.835 की वैल्यू या 1.25 की वैल्यू दी होगी ना, ठीक है। लेकिन घर पे पढ़ रहे हो, इसी क्वेश्चन को घर पे बना रहे हो, तो अब इसके आगे आप कैसे प्रोसीड करोगे, आपको लॉग देखना आता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दिमाग में मत लाओ कि एग्जाम में जब रहेंगे तो वहां तो दिया रहेगा। पहले हम घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें कि हम आंसर तक पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है।
तो ये चीज है, इसको रिमूव करो बेटा। एंटी लॉग देखना है कि बताए थे आपको, एंटी लॉग सॉल्व करना बताए थे। तो बस अब ये वैल्यू सॉल्व करके आप देख लो क्या आएगा, कुछ आएगा, जो आएगा आएगा। ठीक है, अब यहां पर आओ, इधर ये के की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? के की, ये आ गया। और रेट इक्वल टू क्या लिखते हो? आपसे रेट पूछा गया था, रेट कांस्टेंट नहीं पूछा गया था। अगर रेट पूछा गया होता तो यहीं रुक जाते, रेट कांस्टेंट पूछा गया होता तो यहीं रुक जाते। ठीक है, अब के इक्वल टू यहां पर क्या लिखते हैं? a माइनस एक्स। ठीक है, तो a माइनस एक्स में यही के, यहां पर क्या लिखोगे? 2p0 माइनस pt, और यहां पर के 2p0 कितना भैया? 0.1, और pt कितना है? 0.65। रेट आपको तब बताना है जब टोटल प्रेशर 0.65 है। क्या कहा लास्ट में? रेट आप तब बताओगे जब टोटल प्रेशर कितना होगा? 0.65 होगा, 0.6 नहीं। तो यहां पर पीटी की जगह पर 0.6 नहीं लिख रहे हो, ये कह दिया है 0.65 होगा, तब आपको बताना है। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व कर लेंगे हम, इसलिए प्रेशर दे रहे हैं कि सॉल्व कर लीजिएगा। टाइम थोड़ा हमारे पास कम है, क्योंकि ये बुक के क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो समझ रहे हो ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, और उन्हीं क्वेश्चन को कराते भी हैं जो पूछे जाने वाले रहते हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन करा रहे हैं एक तरफ से। ठीक है, एनसीईआरटी को उन्हीं क्वेश्चन को उठाते हैं जो ज्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है हाँ ये पूछ लिए जाएंगे। तो इसलिए आंसर निकाल लीजिएगा आप, इसका यहां पर भी सॉल्व कर लीजिएगा। ये नहीं कि आप यहीं पर डायरेक्टली सॉल्व कर लो, रेट पूछा तो ये सॉल्व कर लो, नहीं। जरूरी थोड़ा कि हाँ फाइनली आपसे रेट ही पूछे, रेट कांस्टेंट पूछ लिया तो इसका तो आपको यहीं पर रुक जाना है। तो इसलिए ये भी निकाल के ही सॉल्व कर लीजिएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू 1.7 गुणे 10⁻³ उनके आसपास आएगा, जहां तक मैं उम्मीद है 7 या 9 ऐसे कुछ है। ठीक है, तो चलो देख लीजिएगा जो है अपना। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन। इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन, कहां गई बुक? इसके जस्ट ऊपर वाला। ठीक है, जितना हम लोग ध्यान रखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन कराना, उतना आप लोग ध्यान रखो कि कौन कौन पूछना है। इसके जस्ट ऊपर वाला है, हाँ लिखेगा द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड, इसको रिमूव करें। द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन। फॉलोइंग डाटा are obtained for decomposition of azoisopropane. प्रेशर एमएम आनंद जी 0, यहाँ पर 360, 720, यहाँ पर बेटा 35, यहाँ पर 54 और यहाँ पर 63 है। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट।
कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करोगे, हम बस थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं। बुक ले लो बेटा, यहां पर ध्यान देना। तो रेट कांस्टेंट आपको फाइंड करना है। इधर देखिएगा, P इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग, सॉरी यहाँ पर P नॉट अपॉन 2P नॉट माइनस PT। अच्छा, ये जो आइसोप्रोपेन का फार्मूला क्या है, ध्यान देना। ये N डबल बॉन्ड N है, इसको ये जो कहेंगे, N डबल बॉन्ड N है, इसको क्या कहेंगे, ये जो। अब इधर आइसोप्रोपेन जोड़ दो, CH3 CH CH3 होता है तो आइसो कहते हैं। इधर जोड़ दो, 3 कार्बन है ना, तो CH3 CH CH3 को ये जो कहेंगे वो आइसोप्रोपेन, मतलब 3 कार्बन। अब इसको तोड़ोगे तो क्या टूटेगा, ये ध्यान दो, उसमें होता है हेक्सेन बना है और क्या बना है, नाइट्रोजन। तो ये हेक्सेन और नाइट्रोजन बना है। तो देखो ये टूटा, और ये मतलब यहां पर मान लो इसको A मान लो, तो ये B और क्या हो गया C। फार्मूला आपको मालूम है या नहीं इससे मतलब नहीं, ये जो आइसोप्रोपेन ABCD कुछ भी मान लो, हेक्सेन मालूम है नहीं इससे मतलब नहीं है, मतलब एक हेक्सेन दूसरा नाइट्रोजन, 2 बने ना, तो फार्मूला हमारा वही रहेगा। अब यहां पर हम K इक्वल टू 2.303, T कितना लिखे बेटा, पहला 360, 0 आप लिख नहीं सकते, लाख कितना भैया 35, 2 इंटू 35 माइनस कितना बेटा 54, 2.303, यहां पर 360, यहां पर लाख 35, यहां 70 माइनस 54 कितना आता है 16 आएगा। 16 से सॉल्व करो, 2.303 360 लाख कितना, 16 दूनी 32, 3 आ जाएगा, दशमलव बढ़ाओगे 0, 30, 16 के 16, 114 आ जाएगा, 140, 16 8 है 128, अभी 20, 12, 120, 16, 7 112, 16 96, हाँ 7 112। तो अब यहाँ पर क्या देखो, बताओ लाख कितना आएगा, किसके, आप बताओ क्या क्या करें। 21 के आगे पहले 8 के नीचे देखेंगे, फिर 7 के नीचे देखेंगे, 7 के नीचे वाला जोड़ेंगे। तो 21 के आगे कितना है 33 50, और फिर उधर 7 के नीचे आगे बढ़ जाओ, 14, यहाँ पर 14, 1 ये 4, इसको जोड़ दो, तो यहाँ पर कितना 4 5 और 1 6 3 3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रख रहे हो 2.303 360, यहाँ पर कितना बेटा 0.3364, ये आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। अब ऐसे इधर ध्यान दो, दूसरा आप क्या करोगे, ये इधर ध्यान दो, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर क्या रखोगे आपकी बार 720, और यहाँ पर 35 रहेगा, ये यहाँ पर 35 इंटू 2, यहाँ पर क्या 63 रखोगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। तो सॉल्व कर लेना अपना। अब यहाँ पर इसको आप क्या कहोगे K1 कहोगे, और दूसरे क्या कहोगे K2। तो K इक्वल टू K1 प्लस K2 बाई कितना 2, दोनों का रेशियो ले लोगे। और आपको बता दें, आप देखिएगा K1 और K2 एकदम बहुत डिफरेंस नहीं होगा, लगभग सेम होगा। लगभग क्या होगा, तो आप पहले अगर एग्जाम में आया है मान लो ये क्वेश्चन, और ऑप्शन में ऑप्शन रहेगा ही, तो अगर ऑप्शन में डिफरेंस ज्यादा है, कई बार जैसे 1.8 गुणे 10 घात ऋण 3, 1.8 गुणे 10 घात ऋण 4, 1.8 गुणे 10 घात ऋण 5 ऐसे देते हैं। तो अगर इस टाइप का डिफरेंस है, तो मान लो यहाँ पर सॉल्व करने पर 1.8 गुणे 10 घात ऋण 3 आ गया, तो फिर आपको K2 मतलब मान लो 1.8 हम कर रहे हैं ना, सपोज करो 1.7 गुणे 10 घात ऋण 3 आ गया है, बात समझ ना। और ऑप्शन में 1.7 में क्या है 1.8 गुणे 10 घात ऋण 3, 10 घात ऋण 4, 10 घात ऋण 5 ऐसे है, तो फिर आप K2 को निकालने के चक्कर नहीं पड़िएगा।
उसी 1.8 गुणे 10 घात ऋण 3 को क्या करोगे, अपना आंसर मान लोगे। तो अगर बहुत माइन्यूट डिफरेंस है भाई, तब आप K1 K2 को निकाल के तब आप रेशियो लेके तब बताओगे कि ये है। ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा होता नहीं वैसे, ठीक है। तो हो जाएगा। चलो बेटा, अब रिमूव कर रहे हैं इसको। आपकी अगली हेडिंग है रेट कांस्टेंट। यहां पर मान लो यहां पर एक रिएक्शन है, यहां पर, बल्कि यहां पर स्पेसिफिक वर्ड जोड़ दो बेटा। क्या जोड़ दो, स्पेसिफिक। यहां पर ये एक रिएक्शन है, कहानी नहीं बस समझाते चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए रेट ला आप लोग क्या लिखोगे, रेट ला क्या लिखोगे, तो रेट इक्वल टू के, रेट इक्वल टू के। यहां पर एक पावर एक्स बी पावर वाई। आपको कई बार बताया गया, रेट ला लिखते समय पाया गया था कि यहां पर x a के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। केमिकल इक्विलिब्रियम जब पढ़ते थे तो ये कोफिशिएंट है सीधे पावर कर देते थे। क्यों कर देते थे भैया, चूंकि ये थ्योरेटिकल रेट बताता था, और ये रेट ला जो है क्या बताता है, एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल रेट में लोग सीधे पावर नहीं कर पाएंगे, कई बार पावर होता है और कई बार पावर नहीं होता। तो ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। अब यहां पर क्या कर रहा है बेटा, इफ A इक्वल टू 1 मोल पर लीटर और V इक्वल टू V क्या हो जाएगा, 1 मोल पर लीटर, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, यहां पर 1 पावर X 1 पावर Y। तो रेट इक्वल टू क्या हो गया बेटा, K हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ध्यान देना बेटा, यहां पर फॉर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फॉर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और करेक्ट इनकरेक्ट करके पूछते हैं नहीं, तो क्या ये करेक्ट है, तो आप कहेंगे हाँ करेक्ट है। आई अच्छा, यहां पर स्पेसिफिक वर्ड क्यों जोड़ दिए, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्यों कर दिए, पहले रेट कांस्टेंट कह रहे थे, क्योंकि चीजों को आपने स्पेसिफाई कर दिया, चीजों को फिक्स कर दिया। स्पेसिफाई किया नहीं कि हम कंसंट्रेशन यूनिट कर रहे हैं, तो यहां पर क्या लिखोगे, आई फॉर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फॉर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, यहां पर स्पेसिफिक वर्ड जोड़ लो बेटा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, यहां पर ध्यान दो, दो स्टेटमेंट सही हो रहे हैं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो अगर आपने कंसंट्रेशन यूनिट कर दिया तो रेट मतलब ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर कुछ भी हो, फिर हमें उससे मतलब नहीं रह गया। तो ये दो स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। फॉर जीरो, एक बार तो पूछा भी गया था, नीट में ही पूछा गया था कि फॉर व्हिच ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, तो जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। और या फिर किस कंसंट्रेशन पर रेट और रेट कांस्टेंट बराबर होंगे, तो यूनिट कंसंट्रेशन, यूनिटी लेस देन यूनिटी ग्रेटर देन यूनिटी कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, तो क्या कहेंगे, लेस देन मतलब सॉरी इक्वल टू यूनिटी, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। फॉर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर यूनिट अगर देखा जाए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यहां पर ध्यान है बेटा, रेट इक्वल टू क्या लिख रहे हो, के, यहां पर क्या लिख रहे हो, 1 पावर n लिख रहे हो,
पावर जो होता है वही ऑर्डर होता है। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट अपान क्या लिखो बेटा, ए। रेट की यूनिट क्या, पावर एन। तो रेट की यूनिट क्या लिखते हो, मोल पर लीटर पर सेकंड। और यहां पर क्या लिखोगे, मोल पावर एन, मोल पावर मोल पर लीटर पावर एन हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, तो ये एन हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान बेटा, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर पावर एन हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो 1 माइनस एन। लीटर ये माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस लीटर एन माइनस 1 सेकंड इनवर्स। ये की यूनिट है। तो ये किस ऑर्डर के लिए है, किस ऑर्डर के लिए है, nth ऑर्डर। पावर यहां पर क्या लिखे हो, n लिखे हो ना, तो फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ध्यान दो, इधर ध्यान देना आप लोग, इधर ऑर्डर यूनिट ऑफ के 0 1 2 3। अब बताना बेटा, यहां 0 लिखो, यहां 0 लिखो, तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहां पर क्या लिखोगे, सेकंड इनवर्स। ध्यान दो, 1 माइनस 1 सेकंड इनवर्स। यहां पर 2 लिखो, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1। तो क्या लिखोगे, लीटर पहले कर दोगे, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगले में जाएगा लीटर स्क्वायर मोल पावर माइनस 2 सेकंड पावर माइनस 2। चलो बेटा, चलो यहां पर ध्यान देना, देखना बेटा, यहां पर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में लिख लेगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर। बुक में ऐसे लिखा है कि रेट किस पर डिपेंड, रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड नहीं करता, तो आप क्या बताएंगे, किस पर, इनिशियल कंसंट्रेशन पर, लेकिन केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ, वहां ऑर्डर दिया ही नहीं है, बाकी सारे फैक्टर पर तो डिपेंड करता है जितने भी हैं। अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट,
डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ऊपर करें थोड़ा। यहां पर आपको बताया भी गया था, इधर हम दो, एक क्वेश्चन आपके बुक में बना हुआ है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी एक रिएक्शन के लिए EA1 और दूसरे के लिए EA2 है, तो इफ EA1 इज ग्रेटर देन EA2 तो K1 क्या हो जाएगा, लेस देन K2। इसी तरह से रेट के लिए हो जाएगा, रेट और रेट कांस्टेंट क्या है, डायरेक्टली कुछ नहीं। चलो यहां पर ध्यान बेटा, रिलेशन between K and T is given by Arrhenius as follow। तो यहां पर क्या लिखेंगे, K बंद करो, खिड़की बंद करो बेटा, K यहां पर A e⁻⁻⁸ उधर वाले बंद कर देंगे। तो यहां पर ध्यान दो, K इक्वल टू यहां पर A e⁻⁻⁸ where K ये आर्हेनियस इक्वेशन है। आर्हेनियस इक्वेशन है, देखना बेटा यहां पर, ठीक है चलो, है ना। यहां पर रेट कांस्टेंट है, यहां पर R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर इन केल्विन, है। और क्या बेटा, K हो गया EA एक्टिवेशन एनर्जी है, E क्या है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, यहां पर ध्यान देना बेटा, A क्या है, सॉरी हाँ A नहीं बताया गया ना, A क्या बता रहे हो, आर्हेनियस कांस्टेंट। A क्या बेटा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, A क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट है, और A क्या है, तो आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। अच्छा देखो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर का नाम लिया तो एक चीज हमें याद आया कि कोलिजन थ्योरी में एक फार्मूला छोड़ दिए हैं, छूट गया है। कोलिजन थ्योरी पढ़ाए थे ना, तो वहां पर एक फार्मूला हमें याद है, नहीं छूट बेस कर गया है, बताएंगे, रिमाइंड करा देना, ठीक है। अभी चलने को नहीं तो यहाँ भी छूटेगा कुछ, ठीक है। यहां पर A को कितनी चीज बोला गया, 3। यहां पर ध्यान दो भैया, लिख लिया हो ना, एक क्वेश्चन हम लिखने चल रहे हैं। अच्छा इसकी यूनिट बता दें, अगर यूनिट
तो यहाँ हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। किसके लिए भैया? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यहां पर ध्यान देना, देखना बेटा, क्वेश्चन है इन आर्हेनियस इक्वेशन A is ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये छत्तीसगढ़ पीएमटी में पूछा गया था, जब अलग अलग स्टेट वाइज होते थे तो वहां पर पूछा गया था। कौन बताएगा? कौन सा ऑप्शन सही बोले? ए? और भी है कोई? एक एक ऑप्शन बोलते चलो, क्वेश्चन का तो सही हो जाएगा। हाँ, आप लोग क्या बोले हो? डी। ए और डी आ चुका है, बी और सी बच रहा है अभी। आप लोग कुछ बोल दो। सी, मतलब जो सही है वो नहीं बोलोगे। तीनों गलत आप लोगों ने बोल दिया, केवल बी सही है इसमें। आपने ए बोल दिया, सी बोल दिया, डी बोल दिया, बी छोड़ दिया। बी कौन बोला था? बी बोले थे। यहां पर ध्यान दो, ये आर्हेनियस कांस्टेंट तो होगा ही होगा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जरूरी नहीं है। प्री एक्सपोनेंशियल मतलब ई के पहले जो लिखा है, तो जरूरी थोड़ा हमेशा वो आर्हेनियस ही हो। वहां जो भी लिख दोगे तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो जाएगा। ई के पहले जो भी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? अभी आपको ध्यान हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में सेम ऐसे रिएक्शन पाए थे, तो वहां पर भी कुछ लिखे रहे होंगे, लेकिन वो आर्हेनियस फैक्टर तो नहीं था। वहां पर क्या वन हाफ फैक्टर था, वो भी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर था। वो भी क्या था? सेम इक्वेशन। ऐसे आप अगर पलट के देखो तो केपी और केसी टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन दिखाए थे, सेम यही इक्वेशन था। यहां पर अंतर क्या है? ई ए है, वहां पर डेल्टा एच या डेल्टा ई रहा होगा, और यहां पर भी अगर ए रहा होगा तो रहा होगा, लेकिन वो दोनों ए सेम नहीं है, तो वहां पर भी उसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ही बोले थे। लेकिन वो वहां पर चूंकि वन हाफ इक्वेशन था तो वन हाफ फैक्टर कहेंगे। ये आर्हेनियस इक्वेशन है तो यहाँ पर क्या कहेंगे? आर्हेनियस फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम लोग पढ़े तो सब हैं भाई, पढ़ाए तीनों, बताया ना कि इसको तीनों चीज बोल सकते हैं, लेकिन अब तीन में से आपको दो बोलना है। तो इसमें कौन मोस्ट इफेक्टिव होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? लास्ट वाले में तब टू, ये। ठीक है, आगे चला जाए। लिख तो लिए थे, ऑन प्लॉटिंग ग्राफ, सॉरी प्लॉटिंग ग्राफ में टेकिंग नेगेटिव लॉग, on taking negative log of both sides of Arrhenius equation, यहां पर ध्यान रखना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? log के
यहाँ पर log a, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ये फार्मूला ऐसे तो लिखे थे k इक्वल टू a e पावर माइनस e a अपान आर टी। तो जब log लेते हैं तो ये e हट जाता है, ठीक है, तो हट जाएगा, यहाँ पर माइनस ई ए अपान 2.303 आर टी हो जाएगा। हो गया भैया। इसको आप y, इसको ध्यान दो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान दो, यहां पर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कर दिया जाए, मल्टीप्लाई करने कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब इसको 1/t कह दें तो कोई दिक्कत, और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं y इक्वल टू mx प्लस c से। तो यहां पर ये log के तो y हो गया, और दूसरा वेरिएबल क्या है इसमें 1/t, तो x की जगह पर क्या लिख रहे हो 1/t, और यहां पर m क्या है स्लोप, तो भाई x के बगल में जो चीजें हैं वो m है, और c इधर ही हो गया। तो यहां पर ये क्या हो गया, चाहे आप अलग से लिख लेते हो तो हमारे पास अलग पेन है तो हमने दिखा दिया, आपके पास अलग पेन हो दिखा लो, नहीं तो फिर से लिख लो, ये इसको मान रहे हैं, ठीक है। और m क्या है ये। अब यहां पर ग्राफ किसके बीच में, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था log के और किसके बीच में ग्राफ खींचते हैं, t के बीच में, 1/t के बीच में, log t के बीच में, log 1/t के बीच में। तो किसके बीच में, log t कहां है 1/t के बीच में, ये 1/t के बीच में ग्राफ बन जाएगा ना, सबसे नीचे आएगा, क्यों भैया नेगेटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, ये इंटरसेप्ट log a, स्लोप माइनस ई ए अपान 2.303 आर, ये स्लोप हो गया। एक बार ये पूछा गया था कि किसके बीच में, log के और किसके बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो 1/, अगले सेम नेक्स्ट ईयर, तुरंत अगले वाले साल में ये पूछा गया था कि ग्राफ किस तरह के रिएक्शन के लिए है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक कह नहीं सकते, तो किसके लिए है, किसके लिए है ग्राफ, यहां पर ध्यान दो, इधर देखना, देखना, यहां पर जब आप इधर जा रहे हो, इधर तो 1/t बढ़ रहा है या घट रहा है, भाई इधर जाने पर 1/t बढ़ रहा होगा ना, तो 1/t बढ़ रहा मतलब t घट रहा है, 1/t बढ़ रहा मतलब t, और t घट रहा है तो रेट कांस्टेंट क्या है, घट रहा है, t घट रहा है तो रेट मतलब रेट कांस्टेंट भी घट रहा है और t भी घट रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ नहीं, तो एंडोथर्मिक के लिए डायरेक्टली और एक्सो के लिए इनवर्सली, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो किसके लिए है, फॉर, बोलो भैया एंडोथर्मिक, जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखो, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये 3 वर्ष में लगातार पूछा गया है, पहले वर्ष log के और किसके बीच में 1/t, दूसरे वर्ष किस टाइप के रिएक्शन के लिए है, और तीसरे वर्ष न्यूमेरिकल फार्मूला क्वेश्चन पूछा था, अभी न्यूमेरिकल अब आज टाइम हो गया है, कल कराएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। एक बार IIT में पूछा गया था कि किस टेम्परेचर पर, यहां पर ध्यान देना, ऐसा नहीं कुछ नहीं, केवल ये कहा गया था कि यहां 2 बार पूछा गया था IIT में, एक बार ये पूछा गया था कि किस टेम्परेचर पर log की मतलब जो रेट कांस्टेंट है वो a के बराबर होगा, तो कहीं क्वेश्चन है ना, किस पर a के बराबर होगा, इनफाइनाइट टेम्परेचर पर, किस पर होगा, इनफाइनाइट टेम्परेचर पर k और a क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहां पर ध्यान देना, यहां पर इनफाइनाइट रखो
तो आर और इनफाइनाइट का मल्टीपल क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। किसी भी वैल्यू को इनफाइनाइट से डिवाइड करने पर 0, पावर 0 होने पर वैल्यू, तो k इक्वल टू ए। एट इनफाइनाइट टेम्परेचर k इज इक्वल टू ए। कॉपी में कहीं ऊपर ऐसे पॉइंट ऊपर लिखे जाते हैं। और दूसरी बात, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया था, सारी वैल्यू दे दिया गया था, सारी वैल्यू दिया था, ए की भी वैल्यू दिया था। वहां पर बस ये कह दिया था कि इफ टेम्परेचर इनफाइनाइट देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ के। तो आर की वैल्यू दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, ए की वैल्यू दिया है, तो आपको लग रहा है इतनी सारी वैल्यू दी गई, कुछ तो होगा ही। ठीक है, फाइनली क्या कहा कि टेम्परेचर इनफाइनाइट देन व्हाट विल वैल्यू ऑफ के। तो जो ए की वैल्यू उठा कर रख दो। ठीक है, तो इनफाइनाइट टेम्परेचर पर के और ए आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और कल केवल न्यूमेरिकल चलेगा। ठीक है, डिफरेंट वैरायटी के न्यूमेरिकल हैं। अभी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जिसमें कई चार मतलब डाटा दिया होता है, ऑर्डर फाइंड करना होता है, रेट, वो सब टाइप के क्वेश्चन कल कराने हैं और काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा कल का। ठीक है, ठीक है, कल तो हो जाएगा टॉपिक आपका। ठीक है, चलाता खुद है, बोल हमको ना देख लीजिए। ये चलाने का आता है, बहुत पहले का वीडियो डेट लिखा है, देख लीजिए। बहुत अरे ठीक बेटा, हमारा कोई आशा नहीं, जैसे बोर्ड पे हाथ दूसरे को ये बहुत पहले मैं चला रहा था, मुझे चला। यहाँ कोई सजा थोड़े हो रही, तो आप बस केवल बात हो रही, जैसे रगड़ देते हो, झूठ बोलने के ना, एक हो जाए। अरे ठीक